नावल पछतावा जिंदगी भर का किस्त नंबर 9। क्यों हारिस, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? जोया रोती हुई बोली। जोया प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम समझ रही हो, वो सब झूठ है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं। हारिस ने जोया का हाथ पकड़ना चाहा। दूर रहो मुझसे, हाथ ना लगाना मुझे। जोया पीछे होते हुए बोली, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अब तुम एतबार के काबिल नहीं रहे। तुमने मेरा यकीन और मान सब तोड़ दिया है। नफरत है मुझे तुमसे। सुना तुमने? जोया गुस्से से बोली। देखो जोया मेरी बात सुनो, आहिस्ता बोलो, अम्मी अब्बू जाग जाएंगे। जोया का ऊंचा लहजा हारिस को खौफजदा कर गया। तो सुने, इन्हें भी पता चले उनका बेटा असल में क्या है। हारिस तुमने मेरा एतबार तोड़ डाला, अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ, मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। तुम एक धोखेबाज इंसान हो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। ज़ारो के तार रोते हुए जोया बोली, तलाक दे दो मुझे। ग्रेबान से पकड़कर जोर से चिल्लाते हुए जोया ने कहा। जोया की बात सुनकर हारिस को झटका लगा। तलाक? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, न तलाक दूंगा तुम्हें। हारिस नीचे बैठने के अंदाज में गिर गया। मैं कितना मजबूर हो गया हूँ, न तुम्हें छोड़ सकता हूँ न रानी को, मैं क्या करूँ? बेबसी है, बाल नोचते हुए बोला। हारिस की बात पर जोया ने सर उठाकर उसे देखा। तुम्हें छोड़ना होगा, मुझे या उसे, कहते हुए अपना सर फर्श पर मारने लगी। जोया को अपना सर फर्श मारते देखकर हारिस को एकदम गुस्सा आ गया। पागल हो गई हो तुम? जोया को कंधे से पकड़कर सीधा किया। होश करो, क्या पागलपन है ये? मुझे मजबूर ना करो जोया, मैं कुछ कर बैठूं गुस्से में। हारिस ने जोया को ढहाल देखा तो गुस्से से कहा, नहीं मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे। बेबसी की इंतहा थी। जोया मैं तुम्हें इससे पहले वो अगला लफ्ज अदा करता, जोया ने उसके लबों पर हाथ रख दिया। नहीं नहीं प्लीज नहीं, जोया ने रोते हुए कहा और हारिस के सीने के साथ लग कर बलक बलक कर रोने लगी। तो हारिस जो गुस्से में कुछ कहने ही वाला था वहीं रुक गया। हारिस की शर्ट में जोया के आंसू जज़ब होने लगे। जोया चुप करो, बालों में हाथ फेरते हुए बोला। जोया बच्चों की तरह तड़प तड़प कर रो रही थी। गम और गुस्से से दिमाग पागल हो रहा था जोया का। ऐसे इंसान के साथ रहना मुश्किल हो गया था। तलाक लेते लेते एकदम रुक गई थी, अपने बाप और माँ का सोचकर। अपने बाप की इज्जत की वजह से वो नहीं चाहती थी उसका बाप मजीद बीमार हो जाए। लोगों की बातें सुन सुनकर अभी अरसा ही कितना हुआ था शादी को, अभी पहला जख्म पुराना नहीं हुआ था, नया लगा दिया हारिस ने। तलाक किसी औरत के लिए लेना आसान नहीं होता। मर्द चाहे लाख बुरा हो, कसूरवार हो, लेकिन मर्द का कसूर किसी को नजर नहीं आता। गलती औरत की मानी जाती है और सारे कसूर उसके खाते में डाल दिए जाते हैं। बातें सिर्फ औरत की जात पर की जाती हैं। तलखी से जोया ने सोचा और गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई। हारिस ने जोया को कमरे से जाते देखा लेकिन रोक ना पाया और बेबसी से सर हाथों में गिरा लिया। सुबह जोया को सोफे पर सोता देखकर रुखसाना को हैरत हुई लेकिन बोली कुछ नहीं। हारिस के पास कमरे में आई और उसे तैयार होता देखकर बोली, खैर है हारिस, ये जोया बाहर क्यों सो रही है? जांचती नजरों से देखते हुए बोली, जी अम्मी खैर है, कुछ नहीं हुआ। नजरें चुराते हुए कहा, ठीक है अम्मी मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। हारिस जल्दी से कहकर गाड़ी की चाबी उठा के बाहर निकल गया। लेकिन नाश्ता? रुखसाना ने उसे ऐसे जाता देखकर कहा, दिल नहीं है नाश्ते का। हारिस कहते हुए गाड़ी में बैठ गया और स्टार्ट कर ली। कुछ ना कुछ हुआ है सही, पता करना पड़ेगा। रुखसाना ने बेटे को ऐसे जाता देखकर सोचा और अंदर वापस आ गई। जोया की आंख फातिमा की आवाज से खुली, भाभी अगर सोना है तो अंदर चली जाएं, ऐसे आप सोफे पर सोई हैं अच्छा नहीं लगता। अभी अबू कमरे में है लेकिन बाहर आए तो अच्छा नहीं लगेगा। जोया उठी और कमरे में आ गई। अपनी नींद आंखों से उड़ चुकी थी, अब लगता है हारिस जा चुका है। जोया ने खाली कमरा देखकर अंदाजा लगाया। रात वाला मंजर दोबारा आंखों के सामने घूमने लगा। आंसू आंखों में खुश्क हो चुके थे, सिर्फ बाकी थी तो अजियत और दर्द। बेबसी की इंतहा थी, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मैसेज बेल हुई तो जोया ने मोबाइल उठाया और मैसेज चेक करने लगी। मैसेज व्हाट्सएप पर आया था और भेजने वाला हारिस था, सॉरी लिखा हुआ। जोया ने गुस्से से मैसेज पढ़ा और डिलीट कर दिया। तुम्हारे लिए कितना आसान है गलती के बाद सॉरी कर देना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन नहीं, अब मैं तुम्हें बताऊंगी। नफरत से सोचती उठी और वॉशरूम चली गई। जोया तुम्हारी और हारिस के आपस में कोई लड़ाई हुई है?
रुखसाना ने किचन में बर्तन धोते जोया से पूछा। जी हुई है और इसीलिए बाहर सोई थी। जोया ने सच बोलते हुए बताया। लेकिन क्यों, किस बात पर लड़ाई हुई है तुम दोनों की? रुखसाना को हैरत हुई सुनकर। सॉरी आंटी, फिलहाल ये मैं आपको नहीं बता सकती। शाम को हारिस आए तो सबके सामने बात होगी, जोया ने सास से कहा और बर्तन उठाकर उनकी जगह रखने लगी। अच्छा, इसीलिए सुबह वो भूखा गया है और तुमने नाश्ता नहीं बना कर दिया उसे? रुखसाना ने एक नज़र बहू को देखा और कहा, मियाँ बीवी में ऐसी हजार बातें हो जाती हैं, उसका मतलब ये नहीं तुम रूठ कर बैठ जाओ और उसे उसके हाल पर छोड़ दो। तुम्हारा फर्ज बनता था, अगर नाराज थी तब भी नाश्ता बनाकर उसे देती और राजी करती उसे। जोया ने रुखसाना की बात हौसले से सुनी और कोई भी जवाब दिए बगैर किचन से बाहर निकल गई और अपने कमरे में चली गई। व्हाट अम्मी, आपने ये कैसे सोच लिया? फायक का दिमाग घूम गया माँ की बात सुनकर। मैं संदस के साथ शादी करूंगा तो बेटा उसमें क्या बुराई है? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और सबसे बड़ी बात उसे कोई एतराज नहीं तुमसे शादी करने में। तो बेटा तुम क्यों कर रहे हो इनकार? हलीमा बोली। उसे नहीं, लेकिन मुझे एतराज है। और आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की बात की? मैं बार बार कह चुका हूँ नहीं करनी मुझे शादी किसी से, ना संदस से ना किसी और से, और अब दोबारा मेरी शादी की बात किसी से ना करना। फायक माँ से कहता उठा। आप खाला फरिया से कोई बात नहीं करेंगे अब, और संदस से गुस्से से कहकर चला गया। पीछे हलीमा फायक की बात सुनकर सर पकड़कर बैठ गई। क्या बनेगा इसका किसी के साथ राजी शादी के लिए? आखिर चाहता क्या है? छोटी सी बच्ची है, उसका ही सोच ले कुछ। हलीमा सर पकड़े देखकर हया माँ के पास आई। क्या हुआ अम्मी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हया परेशानी से बोली। क्या बताऊं बेटा, फायक की वजह से परेशान हूँ। किसी के साथ नहीं मान रहा शादी के लिए, उल्टा कह कर गया है किसी से बात ना करो। तुम बताओ बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? छोटी सी बच्ची है, अपना ना सही उसका ख्याल कर ले कुछ। हलीमा ने दुख से कहा। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं भाई से बात करती हूँ और इन्हें राजी करने की कोशिश करती हूँ। हया जानती थी फायक ऐसा क्यों कर रहा है। जैसी अजियत उसने जोया को दी थी वैसी अब खुद सह रहा था। फायक को जोया के साथ की गई ज्यादती का एहसास हो गया था। यही एहसास उससे रा रा कर पछताने पर मजबूर कर रहा था कि क्यों उसने जोया की खालिस मोहब्बत को ठुकरा कर महक जैसी धोखेबाज औरत से शादी की थी। हया ने फायक से चोरी उसकी डायरी पढ़ ली थी, जिसकी वजह से वो सब जान गई थी। तुम्हारी हर मुश्किल का हल मेरे पास बस एक हाँ की जरूरत है तुम्हारी। कमीनगी से सर पैर देखते हुए बोला। का क्या मतलब तुम्हारा? अपने गिर्द अच्छे से दुपट्टा लपेटते हुए बोली। मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो क्या है, बस मेरी बात मान लो, फिर देखना तुम्हें कैसे झूंपड़ी सी उठाकर महल में ले जाऊंगा। तुम्हें करीब होते हुए बोला और बाजू पकड़ लिया। ना ना, आवाज नहीं वरना बहुत बुरा होगा। शोर के लिए मुंह खोलती देखकर फौरन कहा गया, बाजू छोड़ दो मेरा। बाजू छोड़ने की कोशिश करते हुए बोली, देखो मुझे जाने दो वरना क्या? तुम कमजोर सी चिड़िया मेरा क्या बिगाड़ लोगी? हा हा हा, फिजा में कहकर बुलंद हुआ। आगे पीछे नजर दौड़ाई। सुनसान सड़क, कोई ज़ेरू नहीं था। आखिर कैसे मदद के लिए पुकारती? आसपास की सारी दुकानें बंद थी, कोई नहीं है जो मेरी मदद कराए। इज्जत से कह रहा हूँ मान ले मेरी बात, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा। मूंछों को ताव देता हुआ बोला, भूल है तेरी कमीनी, तेरी बात हरगिज नहीं मानूंगी। और छोड़ मेरा बाजू। जलील इंसान इंतहाई गुस्से और नफरत से बोली। ना छोड़ी तो क्या कर लेगी तू? तपाने वाले अंदाज में बोला। ठहर बताती हूँ तुझे। कहने के साथ अपने दांत उसके हाथ पर गाड़ दिए। जोर से आ छोड़ जलील औरत। दर्द से बलबलाता उठा। मौके का फायदा उठाते हुए उसका हाथ अपने दांतों की गिरफ्त से आजाद किया और दौड़ लगा दी। छोड़ूंगा नहीं तुझे, देखना तेरा क्या हशर करता हूँ अब। दर्द से हाथ को सहलाते हुए गुस्से से बोला। तेज रफ्तार से भागने की वजह से सामने से आती कार को देख ना पाई और सीधी टक्कर हो गई और उससे और कुछ सेकंड बाद जमीन पर गिरा वजूद होश की दुनिया से गाफिल हो चुका था। ओ शट! कार जोरदार ब्रेक से रुकी। ब्रेक लगाते लगाते गाड़ी सामने से आते वजूद से टकरा गई। गाड़ी में बैठे दोनों वजूद अपनी जगह थम से गए। कहीं मर तो नहीं गई? तौबा करो, क्या फजूल बोल रहे हो? ऐसा हुआ तो बहुत बुरे फंस जाएंगे दोनों।
दोनों क्यों, सिर्फ तू फंसेगा। गाड़ी तो तू चला रहा था, मैं नहीं। अब निकल, देखते हैं जिंदा है या। घूरती हुई देखा गया, तुझे तो बाद में पूछता हूँ, कहता गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया और मुंह के बेल गिरी लड़की को सीधा किया। भला का मासूम चेहरा, उसके ऊपर खूबसूरत नक्श। माथे पर चोट आई थी, बाकी बाजार कोई चोट नहीं आई थी। सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस थी वो लड़की और देखने में स्टूडेंट मालूम हुई। पास ही काले रंग का बैग गिरा हुआ था। पानी की बोतल से चंद कतरे लेकर चींटे मुंह पर मारे। साकत वजूद में हरकत सी हुई। थैंक गॉड जिंदा है, थोड़ा और पानी फेंकूं मुंह पर, अयान ने कहा। अयान के कहने पर पूरी बोतल उसके मुंह पर उलट दी। एकदम नीचे पड़ा वजूद होश में आया और आंखें खोल दी। शुक्र है आपने आंखें खोली। कौन है आप लोग? पहला सवाल पूछा गया। वाह मोहतरमा, एक तो आपकी जान बचाई, ऊपर से पूछ रही है कौन है हम। वैसे एक बात तो बताएं, आपको हमारी ही गाड़ी मिली थी खुदकशी करने के लिए? नीचे लेटे वजूद ने उठने की कोशिश की तो जियान ने हाथ बढ़ाकर सहारा देना चाहा, जिसे झिझकते हुए थाम लिया और उठकर बैठ गई। कौन है मिस आप, और कहाँ जाना है आपको? जियान ने सवाल पूछा। जी वो मैं क्या जी वो मैं, सीधी तरह बताएं कौन है? अयान ने ठोका तो जियान ने घूर कर अयान को देखा और चुप रहने का इशारा किया। जी वो मैं गलती से टकरा गई आपकी गाड़ी से, मुझे घर जाना है, देर हो रही है। जल्दी से उठी लेकिन सर पर लगी चोट से चक्कर आया और लहरा गई। उससे पहले दोबारा जमीन पर गिरती जल्दी से जियान ने थाम लिया और सहारा दिया। अयान तुम उनका बैग उठाओ, मुझे लगता है इन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। पास क्लिनिक में ले जाते हैं, उसके बाद जहाँ कहीं जाएगी छोड़ देंगे। ठीक है, बैग उठाते हुए अयान बोला और गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। जियान ने उसे लेटा दिया और खुद फ्रंट सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। रुखसाना ने हारिस को कॉल मिलाई और शाम को जल्दी घर आने को कहा। हारिस ने वजह पूछी लेकिन रुखसाना ने कोई भी जवाब दिए बगैर कॉल काट दी। रुखसाना तुम क्यों बात को तूल दोगे? दोनों मियाँ बीवी का मामला है, दोनों मिलकर सुलझा लेंगे, तुम दोनों के बीच में ना पड़ो। इफ्तिखार साहब ने बीवी को समझाया। क्यों ना, मेरे घर का मामला है, मुझे ही देखना होगा। वो लड़की कैसे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है हारिस पर? मेरा बेटा इतना शरीफ और पाकबाज है, कैसे उसके खिलाफ मैं सुन सकती हूँ? इफ्तिखार साहब अब तो जोया के माँ बाप को भी बुलाना पड़ेगा और फैसला होगा, रुखसाना ने गुस्से से कहा। जोया ने रुखसाना और अपने ससुर को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर रुखसाना हाइपर हो गई और इफ्तिखार साहब शर्मिंदगी से सर झुका गए। बस कर दे रुखसाना, इतना याद रखना कसूर हारिस का है। अगर जोया के घर कुछ पता चला तो वो चुप नहीं बैठेंगे, ऐसे बात बढ़ जाएगी। मैं जानता हूँ कसूरवार हारिस है, इफ्तिखार साहब ने कहा। ना मुझे बताएं कसूर है भी तो इतना तमाशा किस लिए? लड़के अक्सर ऐसा करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं बात को तोल दिया जाए। समझदार औरतें मर्द की गलती पर पर्दा डाल देती है और घर बसाती है अपना, जिसका यहाँ सारा किस्सा उलट है। बीवी ही शोहर को बदनाम करने में है। रुखसाना ने जोया को देखकर तंज का तीर छोड़ा। जोया सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी। अच्छा बस करो, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें बात करने की। हारिस आता है तो मैं खुद करता हूँ बात उससे, इफ्तिखार साहब ने रुखसाना से कहा और उठकर नमाज पढ़ने चली गई। लेकिन जाने से पहले जोया के सर पर हाथ रख के हौसला देना ना भूले। जोया ने नम आंखों से ससुर को देखा और आंसू साफ करती अपने कमरे में चली गई। ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने घर जाने की इजाज़त दे दी और साथ कुछ दवाई दे खाने के लिए। लड़की को मुकम्मल होश आ चुका था। प्यारी लड़की, आपका नाम क्या है? डॉक्टर ने मुस्कुराकर पूछा। हानिया। हानिया मुर्तज़ा नाम है मेरा, खुशक लब्बों पर जबान फेरते हुए कहा। नाइस नेम, और मैं डॉक्टर नुशीन हूँ। तो हानिया ने मुस्कुराकर देखा। आपकी पट्टी कर दी है, आपको ज़्यादा चोट नहीं है, सर पर मामूली जख्म आया है, 2-3 दिन तक ठीक हो जाएंगी, दवाई टाइम से खाना आप। डॉक्टर अपने महसूस अंदाज में बोली। मुझे यहाँ कौन लाया है और कितनी देर से यहाँ हूँ? हानिया ने पूछा। आपको 2 लड़के लाए हैं, वो बाहर ही हैं, आपके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे और आप पिछले 2 घंटों से बेहोश थी। अब भी होश आया है आपको?
اور ڈسچارج کیا گیا ہے، اب آپ گھر جا سکتی ہیں، ڈاکٹر ہانیہ سے کہتی باہر نکل گئی۔ ہانیہ نے گہرا سانس لیا اور گھڑی دیکھتی کھڑی ہو گئی، جہاں 4 بج چکے تھے۔ ابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ابا کا خیال آتی ہانیہ مزید پریشان ہو گئی اور باہر جانے لگی۔ جیسے ہی دروازہ کھولنے لگی، زیان دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ہانیہ 2 قدم ایک دم پیچھے ہوئی اور رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ اہم زیان نے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ آپ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ زیان نے پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، ہانیہ نے مختصر جواب دیا۔ گڈ، تو چلے آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ لیکن ہانیہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گئی اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے زیان دوائی کا شاپر اٹھا کر باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد زیان اور ایان ہانیہ کے ساتھ ہانیہ کے بتائے پتے پر جا رہے تھے۔ تو پیارے دوستو، کہانی جاری ہے، اس کا نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں دیا جائے گا۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔